मुगल साम्राज्य इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पावर था, जिसने हमारे देश के कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप पर एक गहरी छाप छोड़ी है। इस साम्राज्य ने न केवल भारत के भौगोलिक क्षेत्र को बदल दिया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक धरोहर को भी समृद्ध किया। सबसे फेमस रूलर्स में से एक अकबर, जिन्हें अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है, अपनी मिलिट्री पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और रिलीजियस टॉलरेंस के स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं। उनकी लीडरशिप ने मुगल साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। सिर्फ 13 साल की उम्र में थ्रोन संभालने वाले अकबर को एक ऐसे किंगडम का भार मिला था जो चैलेंजेस से घिरा हुआ था। इतनी कम उम्र में उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से इन चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और एक यूनाइटेड और प्रॉस्परस इंडिया के विजन के साथ उन्होंने मुगल एम्पायर को एक पावरफुल फोर्स में बदल दिया। उनकी मिलिट्री कैंपेन्स ने साम्राज्य की सीमाओं को विस्तारित किया और इसे एक मजबूत और स्थिर राज्य बनाया। लगभग 5 डेकेड्स तक चलने वाला उनका रेन इंडियन हिस्ट्री में एक गोल्डन एज माना जाता है, जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और आर्ट और कल्चर के फ्लरिशिंग के लिए जाना जाता है। इस समय के दौरान मुगल कला और वास्तुकला ने भी अद्वितीय ऊंचाइयों को छुआ। अकबर का रेन सिर्फ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स के बारे में नहीं था, ये एक स्ट्रॉन्ग और इंड्योरिंग एम्पायर बनाने के बारे में था। उन्होंने एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जो आने वाले कई वर्षों तक स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित कर सके। वो समझते थे कि ट्रू पावर उनके सब्जेक्ट्स के वेलबींग से आती है, इसलिए उन्होंने कई वेलफेयर प्रोजेक्ट्स शुरू किए जो उनके लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए थे। अकबर ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए, जिससे ट्रेड को बढ़ावा मिला, एग्रीकल्चरल ग्रोथ बढ़ी और एम्पायर में प्रॉस्पेरिटी आई। उनके रिफॉर्म्स ने मुगल साम्राज्य को एक आर्थिक शक्ति बना दिया। उनकी पॉलिसीज इस तरह बनाई गई थी कि फेयरनेस और जस्टिस इंश्योर हो, जिससे उन्हें अपने पीपल का रिस्पेक्ट और लॉयल्टी मिला। उन्होंने एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की, जहां हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। इसके अलावा अकबर एक विजनरी लीडर थे जो एक डाइवर्स सोसाइटी में रिलीजियस हार्मनी की इंपॉर्टेंस को समझते थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने प्रीडिसेसर्स की ट्रेडिशनल इस्लामिक पॉलिसीज को तोड़ा और डिफरेंट फेथ्स के बीच टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस के स्पिरिट को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सम्मान का माहौल बना। सुलह ई कुल की ये पॉलिसी, जिसका मतलब है सबके साथ शांति, उनके शासन का एक कॉर्नरस्टोन और एक जस्ट और कंपैशनेट रूलर के रूप में उनकी लेगेसी का प्रमाण बन गई। इस नीति ने उनके शासन को एक स्थायी और समृद्ध विरासत दी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो आगे चलकर एम्परर अकबर द ग्रेट बने, उनका जन्म 1542 में राजपुताना के रेगिस्तानी किले उमरकोट में हुआ था। यह किला, जो आज भी अपनी प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, अकबर के जन्म का साक्षी बना। उनके पिता हुमायूं, जो दूसरे मुगल एम्परर थे, उस समय एग्जाइल में थे। अफगान वॉरलॉर्ड शेर शाह सूरी ने उन्हें इंडिया से बाहर निकाल दिया था। हुमायूं का एग्जाइल का समय बहुत ही कठिन और संघर्षपूर्ण था, जिसने उनके परिवार को भी प्रभावित किया। अकबर की अर्ली लाइफ तकलीफों और अनिश्चितता से भरी थी। बाद में एम्परर बनने के बाद उन्हें जो ऐशो आराम मिला, उससे कोसों दूर। उनके बचपन के दिन संघर्ष और कठिनाइयों से भरे हुए थे, जो उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने में सहायक साबित हुए। अपने पिता के एग्जाइल के टर्मोइल के बीच बड़े होने वाले अकबर को शुरुआती सालों में फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली। इसके बावजूद उन्होंने जीवन के व्यावहारिक अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। इसकी बजाय उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से वॉरफेयर और गवर्नेंस की कला सिखाई गई। वो अपने पिता के साथ मिलिट्री कैंपेन्स में जाते थे और कोर्टली लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को ऑब्जर्व करते थे। यह अनुभव उनके लिए अनमोल साबित हुआ। इस अनकन्वेंशनल अपब्रिंगिंग ने उनमें लीडरशिप, रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी की गहरी समझ पैदा की।
उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही नेतृत्व और सहनशीलता के गुणों को आत्मसात कर लिया था। 1555 में हुमायूं ने मुगल थ्रोन वापस हासिल कर लिया, जिससे अकबर के असेंशन का रास्ता साफ हो गया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने अकबर के भविष्य को आकार दिया। हालांकि 1 साल बाद ही ट्रेजेडी हुई जब हुमायूं की मृत्यु हो गई और थ्रोन उनके 13 ईयर ओल्ड बेटे के हाथ में आ गया। यह घटना अकबर के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आई। अकबर, जो अभी भी एक यंग टीनेजर थे, हुमायूं के ट्रस्टेड जनरल बैरम खान की रीजेंसी में थ्रोन पर बैठे। बैरम खान ने अकबर को एक मजबूत और सक्षम शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैरम खान ने मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट करने और रूलर के रूप में अकबर की पोजीशन को सिक्योर करने में महत्वपूर्ण रोल निभाया। उन्होंने अकबर के शासन को स्थिरता प्रदान की और उनके लिए एक मजबूत नींव तैयार की। उन्होंने अपने रेन के शुरुआती सालों में यंग एम्परर को गाइड किया, कोर्ट पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट किया और मुगल आर्मीज को उन राइवल्स के खिलाफ विक्ट्रीज दिलाई जो पावर ट्रांजिशन का फायदा उठाना चाहते थे। बैरम खान की रणनीतियों ने अकबर के शासन को मजबूत किया। पानीपत की सेकंड बैटल, जो हिंदू किंग हेमू के खिलाफ एक डिसाइसिव विक्ट्री थी, इसी रीजेंसी के दौरान हुई और इसने दिल्ली सल्तनत पर अकबर की पकड़ मजबूत कर दी। यह जीत अकबर के शासन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। नवंबर 5, 1556 को लड़ी गई पानीपत की सेकंड बैटल अकबर के शुरुआती रेन का एक टर्निंग पॉइंट था। यह बैटल यंग अकबर के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट साबित हुआ। इसमें एक तरफ मुगल फोर्सेस थी जिनकी अगुवाई बैरम खान कर रहे थे, जो अकबर के मेंटोर और रीजेंट थे, और दूसरी तरफ हेमू की आर्मी थी जो एक फॉर्मिडेबल फोर्स थी। हेमू एक हिंदू जनरल थे और सूर डायनेस्टी में बहुत पावर हासिल कर चुके थे। उन्होंने अपनी मिलिट्री प्रोविस से कई विक्ट्रीज हासिल की थी और मुगल्स को आगरा और दिल्ली में हराने के बाद खुद को किंग घोषित कर दिया था। हेमू का आत्मविश्वास और एम्बिशन बहुत ऊंचा था। यह बैटल प्रेजेंट डे हरियाणा, इंडिया में हिस्टोरिकल टाउन पानीपत के पास हुई थी, जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता था। यह एक ऐसी जगह थी जिसने इंडियन हिस्ट्री की कई डिसाइसिव बैटल्स देखी थी। पानीपत की भूमि ने कई बार इतिहास को बदलते देखा है। मुगल आर्मी हालांकि न्यूमेरिकली कम थी, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन और स्ट्रेटजी ने उन्हें मजबूत बनाया। लेकिन उनके पास बेहतर इक्विपमेंट थे और वो स्ट्रेटेजिकली बेटर पोजीशन में थे। उनकी तैयारी और प्लानिंग बहुत मजबूत थी। बैरम खान, जो एक अनुभवी मिलिट्री कमांडर थे, ने अपनी एक्सपर्टीज का पूरा इस्तेमाल किया। ने अपनी फोर्सेस को बहुत स्किलफुली डिप्लॉय किया, जिससे मुगल आर्मी को एडवांटेज मिला। उन्होंने हेमू के वॉर एलिफेंट्स, जो उनकी आर्मी की बैकबोन थे, को न्यूट्रलाइज करने की स्ट्रेटजी बनाई। जो उनकी आर्मी की बैकबोन थे, उनके खिलाफ आर्टिलरी का इस्तेमाल करके भारी नुकसान पहुंचाया। मुगल आर्टिलरी ने हेमू की आर्मी को डिसोरिएंट कर दिया और उनकी फॉर्मेशन को तोड़ दिया। बैटल कई घंटों तक चली और दोनों साइड्स ने बहुत फियर्सली फाइट किया। यह बैटल बहुत इंटेंस और ब्रूटल थी। दोनों साइड्स ने बहुत फियर्सली फाइट किया। हर सोल्जर अपनी पूरी ताकत से लड़ दिया। टर्निंग पॉइंट तब आया जब हेमू, जो आगे से अपनी ट्रूप्स लीड कर रहे थे, एक स्ट्रे एरो की चपेट में आ गए। जो आगे से अपनी ट्रूप्स लीड कर रहे थे, एक स्ट्रे एरो की चपेट में आ गए और बेहोश होकर गिर पड़े। एक स्ट्रे एरो की चपेट में आ गए और बेहोश होकर गिर पड़े। उनके गिरने से बैटलफील्ड में केओस फैल गया। उनके अचानक गिरने से उनकी आर्मी का मोराल गिर गया और उनकी आर्मी में कंफ्यूजन फैल गया और जल्द ही वो बेरहम मुगल अटैक के सामने टूट गई। मुगल फोर्सेस ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। पानीपत में मुगल विक्ट्री डिसाइसिव थी। ये विक्ट्री मुगल्स के लिए बहुत सिग्निफिकेंट थी। हेमू को पकड़ लिया गया और मार डाला गया, जिससे उनकी आर्मी पूरी तरह से डिमोरलाइज्ड हो गई और उनकी आर्मी को पूरी तरह से हरा दिया गया। यह बैटल मुगल्स के लिए एक मेजर विक्ट्री थी। इस विक्ट्री ने न सिर्फ दिल्ली के रूलर के रूप में अकबर की पोजीशन को सिक्योर किया,
बल्कि उनकी लेजिटिमेसी को भी मजबूत किया। बल्कि सर रूल के एक छोटे से पीरियड के बाद नॉर्थ इंडिया में मुगल डोमिनेंस को फिर से स्थापित कर दिया। ये विक्ट्री मुगल्स के लिए एक न्यू एरा की शुरुआत थी। पानीपत की सेकंड बैटल ने अकबर के लॉन्ग और ग्लोरियस रेन की शुरुआत की, जो आगे चलकर मुगल एम्पायर को इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक फॉर्मिडेबल पावर में ट्रांसफॉर्म कर देगा। जो आगे चलकर मुगल एम्पायर को इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक फॉर्मिडेबल पावर में ट्रांसफॉर्म कर देगा। अकबर का रेन इंडियन हिस्ट्री में एक गोल्डन पीरियड के रूप में जाना जाएगा। बात ठीक है। जून 18, 1576 को लड़ी गई हल्दीघाटी की बैटल अकबर के रेन का एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री एंगेजमेंट था। इसमें एक तरफ मुगल फोर्सेस थी, जिनकी अगुवाई अकबर के फॉस्टर ब्रदर मान सिंह आई कर रहे थे, और दूसरी तरफ मेवाड़ के राजपूत रूलर महाराणा प्रताप की आर्मी थी। ये बैटल प्रेजेंट डे राजस्थान, इंडिया में एक नैरो माउंटेन पास हल्दीघाटी में हुई थी। महाराणा प्रताप, जो अपनी ब्रेवरी और मुगल एक्सपेंशन के खिलाफ रेजिस्टेंस के लिए जाने जाते थे, ने अकबर की सुज़ेरेनिटी मानने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण ये फाइट हुई। मुगल आर्मी, जो साइज में बड़ी थी और बेटर इक्विप्ड थी, का सामना एक ऐसी डिटर्मिन्ड राजपूत फोर्स से था जो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही थी। बैटल बहुत फियर्सली लड़ी गई। दोनों साइड्स ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेवरी दिखाई। राजपूत्स हालांकि आउटनंबर्ड थे, बहुत बहादुरी से लड़े। उनके वॉर क्राइज पूरी वैली में गूंज रहे थे। महाराणा प्रताप अपने लॉयल स्टीड चेतक पर सवार होकर खुद मुगल लाइंस पर कई अटैक्स लीड किए और अपने मेन को इंस्पायर किया। हालांकि मुगल आर्मी के ज्यादा नंबर्स और फायर पावर का असर आखिरकार दिखने लगा। राजपूत के वैलियंट रेजिस्टेंस के बावजूद मुगल्स जीतने लगे और महाराणा प्रताप और उनकी बची हुई फोर्सेस को बैटलफील्ड से पीछे हटना पड़ा। हालांकि हल्दीघाटी की बैटल एक मुगल विक्ट्री थी, लेकिन इसने महाराणा प्रताप के स्पिरिट को नहीं तोड़ा, जिन्होंने कई सालों तक मुगल्स के खिलाफ अपना रेजिस्टेंस जारी रखा।